हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। अब उसी सेट के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि पशु खाते हैं और पशु क्या करते हैं, खाने के बाद जुगाली करते हैं। तो जुगाली का मतलब क्या हुआ कि वे पशु कुछ चारा जैसे कुछ खाना खा लेते हैं और वो पहले खाते जाते हैं और अपने गले तक रखते हैं। फिर उसके बाद जब वो खाना खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो मुंह से जुगाली करके उनको पचाते हैं। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है या लैक्टोज है? तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो जुगाली करने वाले पशुओं के लिए है और वो उनको पचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानना है। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती है? तो अंत्रज्वार मतलब टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, एड्स या डेंगू बुखार। तो टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू, तो ये जो तीन हैं ये है वायरस से होने वाली बीमारियां, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू। लेकिन जो टाइफाइड है वो वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? टाइफाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या कॉपर सल्फेट बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है या कॉपर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है या कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर विक्षेपित हो जाता है या सल्फर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है? तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है, ऋणात्मक प्लेट पर जाकर जमने लग जाता है और जो बचा हुआ है वो उस विलयन में घुलता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ जाती है? तो जो हवा की चाल है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। जब हवा की चाल बढ़ जाएगी तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब, उस जगह का दाब कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हवा की जो चाल है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होती है। तो जहां से हवा जोर से चलेगी वहां क्या होगा? दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा? पूछा जा रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका द्रव्यमान कितना है? 20% है। तो विलयन का घनत्व यदि 1.2 ग्राम है तो बताओ आयतन प्रतिशत क्या होगा? तो जो विलयन का द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत जो है वो उसके द्रव्यमान के और विलयन के घनत्व के गुणा के अनुपात के बराबर होता है। जैसे 20% क्या है? द्रव्यमान और घनत्व कितना है?
गुणा कर देंगे 1.02, तो ये जो निकलेगा ये निकलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो गुणा करें 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना जाएगा 20.4%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला 20.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों H, I, B और C में कौन सा अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? तो H, I को हम कैसे भी देखें प्रतिबिंब में, उनकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे वो अक्षर हैं। लेकिन B और C को यदि देखेंगे तो या तो वो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा, ऐसे देखेंगे तो ठीक है। तो ये जो है इनकी आकृति उल्टी और सीधी बन सकती है, लेकिन H और I की आकृति कैसी बनेगी, जैसे वो है। तो H और I कहां दिख रहा है, केवल BC, CH, BH और HI। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, केवल I और H ऐसे हैं जिनकी दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगी। नेक्स्ट है कि एक काली सतह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो काली सतह है, जो ब्लैक पर्दा या फिर काली सतह है, ठीक, वो कौन सा कथन सही करता है कि यह कम ऊष्मा और ऊर्जा अवशोषित, अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकसित करती है, विकृत करती है। यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित, कम ऊष्मा और ऊर्जा विकृत करती है, यह बताओ। या फिर यह अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा और ऊर्जा का अवशोषण करती है और अधिक ऊष्मा या ऊर्जा का विकृत करती है, या यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है। तो ये है काली जो सतह है वो ऊष्मा और ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो अवशोषित होने वाली चीजें कहाँ हैं, ये, ठीक है, अवशोषित कर रही है। और अधिक ऊष्मा ऊर्जा का क्या करती है, विकृत भी करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, कि जो काली सतह है वो ऊष्मा और ऊर्जा का अवशोषित करेगी और अधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा का विकृत भी करेगी। नेक्स्ट है, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। मतलब जो मानव का कान है वो किस ध्वनि को पता नहीं लगा सकता है, 2000 हर्ट्ज को, 500 हर्ट्ज को, 200 हर्ट्ज को, या 20 हर्ट्ज से कम। तो जनरली जो मानव के कान हैं वो बड़ी ध्वनि या ज़्यादा हर्ट्ज के जो साउंड है वो तो सुन सकती है, लेकिन कम वाले साउंड नहीं सुन सकती है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाला जो साउंड है उसका कान, हमारे जो कान हैं वो आसानी से नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है? तो लोहे में जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, बारिश होने पर बिजली का चमकना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बादलों का निर्माण कैसे होता है कि जो सतह पर जो पानी है उसका बाष्पीकरण होता है गर्मी के कारण, धूप के कारण, और वो बाष्पीकरण होकर यहाँ भाप बन जाती है, और वो जब ठंडी हो जाती है तो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है। एक नया पदार्थ नहीं बना, पानी का ही रूप
परिवर्तन हो रहा है। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है, तो वो कौन होता है? ये है बादलों का निर्माण। ठीक, अब है कि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, कि एक बल जो लग रहा है वो 25 न्यूटन से लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम। तो मान लो यहां कोई एक निकाय है, कोई एक वस्तु है जिस पर इधर से जो बल लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है और इस तरफ से 25 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका जो माप होगा तो क्या लिखेंगे? 25 में से 10 न्यूटन घटा देंगे तो कितना होगा? 15 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमें इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।